वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, मैं आनंद सर अपने YouTube चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पाठ 4 साझेदारी का पुनर्गठन सीख रहे हैं, जिसमें अलग अलग 3 वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को सबसे पहले वीडियो में साझेदारी पुनर्गठन का अर्थ, पुनर्गठन के कारण और साझेदार के त्याग और लाभ के सूत्र को समझाया था। दूसरे वीडियो में मैंने साझेदार के त्याग के सूत्र का उपयोग करके साझेदार का त्याग हम कैसे ज्ञात करते हैं वो और स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 4 और 5 करवाया था और आपको होमवर्क के रूप में उदाहरण नंबर 1, 2 और 3 करने को दिया था। तीसरे वीडियो में मैंने आपको साझेदार के लाभ के सूत्र का उपयोग करके लाभ कैसे प्राप्त करते हैं और क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 7, 8, 9 करवाया था और उदाहरण नंबर 4, 5 और 6 दिया था। ये सब बताने का एकमात्र उद्देश्य ये होता है दोस्तों कि आपको एक बार याद आ जाए कि क्या क्या हो चुका है और बाई चांस अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो वो आप देख सकेंगे। आपको मालूम पड़ चुका होगा कि सर ने ये वीडियो बनाया है, तो अगर आपने नहीं भी देखा होगा तो उस वीडियो को जाकर आप पहले देख लीजिए और फिर अगले वीडियो को देखिए। आज की वीडियो में दोस्तों हम थियरी का टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस पाठ में। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण टॉपिक है त्याग के प्रमाण और लाभ के प्रमाण के बीच अंतर। मैंने बोर्ड पर यहाँ पे नहीं लिखा है, वो आपके पेज बुक में से ही हम समझ लेंगे। कोशिश करूँगा कि वो आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे। त्याग का प्रमाण और लाभ के प्रमाण के बीच का अंतर, क्योंकि जितना आपके बुक में दिया हुआ है उतना हमें पूरा सीखना है, उसमें कुछ भी शॉर्टकट नहीं है। इसके लिए मैंने उसे यहाँ बोर्ड पर नहीं लिखा है और बोर्ड पे दूसरे टॉपिक को लिखा है, वो भी मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ, क्योंकि उसका बहुत विस्तृत रूप से बुक में दिया और मैं बहुत ही आसान तरीके से वो आपको समझाने वाला हूँ। लेकिन जो त्याग का प्रमाण और लाभ के प्रमाण के बीच जो अंतर दिया हुआ है दोस्तों, ये जो हमें बुक में जितना दिया है उतना पूरा पढ़ना है। तो पहले वो देख लेते हैं, वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे, ऐसी मेरी कोशिश होगी। यस, त्याग का प्रमाण और लाभ का प्रमाण। पहला जो अंतर का मुद्दा है, आपको किस तरह से कभी भी आप कोई भी अंतर लिखिए, चाहे अकाउंट हो, स्टेट हो या थियरी विषय हो, आप अंतर लिखते समय 3 कॉलम बनाइए। पहले अंतर का मुद्दा और फिर पहला टॉपिक और फिर दूसरा टॉपिक। तो यहाँ पे भी भले इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन गहरे काले पेन से लिखा है, डार्क करके लिखा है थोड़ा, ठीक है। तो आप अंतर का मुद्दा, त्याग का प्रमाण और लाभ का प्रमाण, ऐसे 3 कॉलम बना लेंगे। तो अंतर के मुद्दे में पहला मुद्दा है अर्थ, दोनों का अर्थ कि त्याग का प्रमाण किसे कहते हैं और लाभ का प्रमाण किसे कहते हैं। तो इसमें हो सकता है हल्का बड़ा दिया हो, आप ध्यान से सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको। त्याग का प्रमाण किसे कहते हैं? तो जब साझेदारों को उनके पुराने प्रमाण की अपेक्षा में उनके नए प्रमाण में कम लाभ मिलता हो, जब साझेदारों को उनके पुराने प्रमाण की तुलना में नए प्रमाण में कम लाभ मिलता हो, तो उस अंतर की रकम को क्या कहेंगे? त्याग कहेंगे। जब साझेदारों को उनके पुराने प्रमाण, यानी पुराना जो उनका भाग है, पुराना जो अनुपात है, उसकी तुलना में नए प्रमाण में कम लाभ मिलता हो, पहले की अपेक्षा क्या होता हो? कम लाभ मिलता हो, तो उस अंतर की रकम का, जितना कम मिलता हो उस अंतर की रकम को हम क्या कहते हैं? उस साझेदार का त्याग कहते हैं। और लाभ का ठीक उल्टा, जब साझेदारों को उनके पुराने प्रमाण की अपेक्षा नए प्रमाण में अधिक लाभ मिलता हो, तो उस अंतर की रकम को हम क्या कहते हैं? लाभ कहते हैं, ठीक है। अगर पुराने प्रमाण की तुलना में नए प्रमाण में कम लाभ मिलता हो तो अंतर की रकम को त्याग कहेंगे, और अगर पुराने प्रमाण की तुलना में नए प्रमाण में अधिक लाभ मिलता हो तो उस अंतर की रकम, मतलब जितना अधिक लाभ मिल रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? लाभ कहेंगे, ठीक है। तो एक एक नंबर में अलग अलग भी पूछ सकते हैं, त्याग अर्थात क्या? तो बच्चों को याद नहीं रहता तो बच्चे सूत्र लिख देते हैं, सूत्र लिखेंगे तब नहीं चलेगा। त्याग का सूत्र लिखिए तो सूत्र लिखना है, लेकिन अगर पूछा है त्याग अर्थात क्या, तब उसको उसका अर्थ ही लिखना रहेगा। लाभ अर्थात क्या, तो उसका अर्थ लिखना रहेगा। तो अर्थ में आप समझ गए होंगे कि जब साझेदार को उसके पुराने प्रमाण की तुलना में नए प्रमाण में अपेक्षाकृत कम लाभ मिलता हो तो अंतर की रकम को हम त्याग कहेंगे, और जब साझेदार को पुराने प्रमाण की तुलना में नए प्रमाण में अधिक लाभ मिलता हो तो उस अंतर की रकम को हम क्या कहेंगे? लाभ कहेंगे, ठीक है। दूसरा है कब ज्ञात करना पड़ता है। तो इसको दो समय पर हम ज्ञात करते हैं, एक साझेदार के प्रवेश के समय और एक दूसरा है साझेदार के पुनर्गठन के समय। यानी त्याग को कब ज्ञात करना पड़ता है? तो एक साझेदारी के पुनर्गठन के समय, यानी जो चैप्टर अभी हम सीख रहे हैं उसमें, और दूसरा जो अगला वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, साझेदार के प्रवेश के समय। त्याग कब ज्ञात करना पड़ता है? तो पुनर्गठन के समय, साझेदारी के पुनर्गठन के समय और नए साझेदार के प्रवेश के समय हमें त्याग ज्ञात करने की जरूरत पड़ती है। और लाभ कब ज्ञात करना पड़ता है? तो वो भी साझेदारी के पुनर्गठन के समय और साझेदार के निवृत्ति या मृत्यु के समय। जब पीढ़ी में से कोई वर्तमान साझेदार निवृत्त हो जाए, रिटायर हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए, तो उस समय हमें लाभ का प्रमाण ज्ञात करना पड़ता है। तो टॉपिक क्या है? अंतर का मुद्दा क्या है? कब ज्ञात करना पड़ता है। तो त्याग कब ज्ञात करना पड़ता है? 2 बताया मैंने आपको, एक पुनर्गठन के समय, साझेदारी के पुनर्गठन के समय, और पीढ़ी में नए साझेदार के प्रवेश के समय।
और लाभ कब ज्ञात करना पड़ता है? तो साझेदारी के पुनर्गठन के समय और पेढ़ी में से वर्तमान साझेदार जो है, चालू साझेदार है, उसकी निवृत्ति और या मृत्यु के समय हमें लाभ ज्ञात करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद सूत्र, दोनों का सूत्र लिख देना है। तो बहुत आसान है, सूत्र तो आपको पहले से पता है, त्याग बराबर पुराना भाग माइनस नया भाग, जबकि लाभ बराबर नया भाग माइनस पुराना भाग। त्याग बराबर क्या होगा? पुराना भाग माइनस नया भाग, और लाभ बराबर क्या होगा? नया भाग माइनस पुराना भाग। ठीक है, उसके बाद है क्यों ज्ञात करना पड़ता है, मतलब हम त्याग क्यों ज्ञात करते हैं, लाभ क्यों ज्ञात करते हैं। तो त्याग क्यों ज्ञात करना पड़ता है वो सुनिए, बुक में लिखा है, मैं भी वही बता रहा हूँ आपको, लेकिन शायद थोड़ा आपको आसान लगे तो आप याद कर लीजिएगा। नए साझेदार के प्रवेश के समय पुराने साझेदार को त्याग करना पड़ता है। नए साझेदार के प्रवेश के समय नया साझेदार क्या लाता है? ख्याति लेकर आता है। तो पुराने साझेदार को, नए साझेदार के प्रवेश के कारण पुराने साझेदार को क्या करना पड़ता है? त्याग करना पड़ता है। तो नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति पुराने साझेदार अपने त्याग के प्रमाण में बांटते हैं, इसलिए त्याग का प्रमाण ज्ञात करना पड़ता है। तो अगर आसान भाषा में कहे तो नया साझेदार पेढ़ी में प्रवेश करते समय अपने हिस्से की ख्याति लाता है, जो पुराने साझेदार अपने त्याग के प्रमाण में बांटते हैं, इसलिए त्याग का प्रमाण ज्ञात करना पड़ता है। क्या बोलना है? नया साझेदार अपने प्रवेश के समय अपने हिस्से की ख्याति लेकर आता है, जो पुराने साझेदार अपने त्याग के प्रमाण में बांटते हैं, इसलिए त्याग का प्रमाण ज्ञात करना पड़ता है। और जबकि लाभ का प्रमाण क्यों ज्ञात करना पड़ता है? तो जब चालू साझेदारी पेढ़ी में से कोई वर्तमान साझेदार या कोई चालू साझेदार निवृत्त हो जाए, तो उसके भाग की ख्याति यानी उसके हिस्से की ख्याति जो बाकी के साझेदार है, जो पेढ़ी में जुड़े हुए हैं, जो निवृत्त नहीं हुए हैं, वो साझेदार वो ख्याति उसे लाभ के प्रमाण में देते हैं। तो इसके लिए लाभ का प्रमाण ज्ञात करना पड़ता है। उसमें नया साझेदार ख्याति लेकर आता है, तो पुराने साझेदार त्याग के प्रमाण में बांट लेते हैं, इसलिए त्याग का प्रमाण ज्ञात करना पड़ता है। और इसमें जब कोई साझेदार निवृत्त होता है, उसकी मृत्यु होती है, तब उसके भाग की ख्याति उससे पुराने साझेदार यानी बाकी के जो साझेदार है वो लाभ के प्रमाण में देना होता है उनको, इसलिए लाभ का प्रमाण ज्ञात किया जाता है। तो ये हो गया हमारा अंतर, त्याग का प्रमाण और लाभ के प्रमाण के बीच अंतर। अब अगला महत्वपूर्ण टॉपिक जो इस चैप्टर से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, अगले दो बड़े चैप्टर यानी साझेदार का प्रवेश और साझेदार की निवृत्ति, जो बड़े बड़े सवाल पूछे जाते हैं 8-8 नंबर के सवाल, उसमें से उस दोनों चैप्टर में 5 और 6 दोनों चैप्टर में काम आने वाला है पुनः मूल्यांकन खाता। तो बुक में आप देख सकते हैं कि पुनः मूल्यांकन खाते के बारे में जो लिखा हुआ है, जो उसका अर्थ बताया हुआ है, वो काफ़ी विस्तृत बताया हुआ है, और उसको पढ़ेंगे तो शायद आपको उतनी अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे। पेज नंबर 117 पे देख सकते हैं, साझेदारी पेढ़ी की संपत्तियों और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन और उसकी हिसाबी असर। तो पूरा लगभग आधा पेज जितना भरा हुआ है पुनः मूल्यांकन के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। पीछे पलटेंगे तो पेज नंबर 118, कोशिश करूंगा कि वो भी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे। तो उसमें पहले पुनः मूल्यांकन संबंधी हिसाबी असर दिया हुआ है बहुत सारा। उसके बाद पुनः मूल्यांकन संबंधित आवश्यक रोजनामचा, जो पेज नंबर 118 से पेज नंबर 119 तक कुल मिलाकर 8 रोजनामचा दिया हुआ है। कितना रोजनामचा? 8। पेज नंबर 118 और 119 दोनों मिलाकर, यानी एक सिर्फ पुनः मूल्यांकन खाता और पुनः मूल्यांकन खाते संबंधित आवश्यक रोजनामचा को समझने के लिए पेज नंबर 117, पेज नंबर 118, पेज नंबर 119 आपको पढ़ना होगा और उसको याद करना होगा। तो आपको इतना ज़्यादा ना करना पड़े, इतना ज़्यादा ना समझना पड़े, दिक्कत ना हो, इसके लिए इसी टॉपिक को बहुत ही शॉर्ट तरीके में मैं लेकर आ रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में आपको याद भी करवा दूँ। यानी जितने भी रोजनामचा है, उसमें तो 8 दिया हुआ है, सिर्फ यहाँ पे 4 रोजनामचा आप याद कर लेंगे, महत्वपूर्ण 4 रोजनामचा, तो आपका काम हो जाएगा, हम आराम से सवाल कर सकेंगे। और इस 4 रोजनामचा को भी याद नहीं करना है, अभी ही मैं याद करवाने की पूरी कोशिश करूँगा, आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पुनः मूल्यांकन खाता क्या होता है। इंग्लिश में पुनः मूल्यांकन खाता को कहते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये पुनः मूल्यांकन खाता क्या है, तो उसका मैंने अर्थ लिखा है। पुनः मूल्यांकन खाते का अर्थ या टिप्पणी में भी आप इस पूरे का उपयोग कर सकते हैं। यानी कभी पूछ लिया कि पुनः मूल्यांकन खाते पर टिप्पणी लिखिए, तो आप इतना लिख सकते हैं और 1-2 रोजनामचा दर्शा सकते हैं, जिससे कि पूरा टिप्पणी पूरा हो जाए। नमूना बता सकते हैं। तो 3 नंबर का आपका सवाल, अगर पुनः मूल्यांकन खाते पर टिप्पणी लिखना है तो पुनः मूल्यांकन खाते का अर्थ, उसको दूसरे किस नाम से जानते हैं, उसका नमूना अगर इतना बना देंगे तो 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पुनः मूल्यांकन खाता कहते किसे हैं? तो जब साझेदार ऐसा तय करे कि, जब साझेदार ऐसा तय करे कि, तय करे मतलब निश्चित करे कि, जब साझेदार ऐसा तय करे कि संपत्तियों और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन करना आवश्यक है। जब साझेदारों को ऐसा लगे, यानी वो निश्चित करें कि भाई संपत्तियों और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन करना चाहिए, भाई किसी की कीमत बढ़ी है कि घटी है, उसका क्या करना चाहिए? पुनः मूल्यांकन करना चाहिए, ऐसा उनको लगे। पुनः मूल्यांकन कब करना चाहिए? तो वो जो पुनर्गठन के 3 कारण थे, वही 3 कारण है कि लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन हो तब, पेढ़ी में नए साझेदार का प्रवेश हो तब, पेढ़ी में से वर्तमान साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु हो तब।
तो वही कारण है। लेकिन जब साझेदार ऐसा तय करे कि संपत्तियों और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन करना आवश्यक है, तो उसकी हिसाबी असर देने के लिए जो खाता तैयार किया जाता है उसे ही हम कहते हैं पुनः मूल्यांकन खाता। तो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, जब साझेदार ऐसा तय करे, तय करना मतलब निश्चित करना, जब साझेदार ऐसा तय करे कि संपत्तियों और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन करना आवश्यक है, उन्हें ऐसा लगे कि भाई अब संपत्तियों और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन करना आवश्यक है, तब उसकी हिसाबी असर देने के लिए जो खाता तैयार किया जाता है उसे पुनः मूल्यांकन खाता कहते हैं। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, कोशिश करूंगा कि आपको याद हो जाए। जब साझेदार ऐसा तय करे कि संपत्तियों और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन करना आवश्यक है, तब उसकी हिसाबी असर देने के लिए जो खाता तैयार किया जाता है उसे हम पुनः मूल्यांकन खाता कहते हैं। और मोस्ट आईएमपी, 1 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी लगभग सभी एग्जाम में पूछते ही है। एक शायद ही कोई एग्जाम होता है जिसमें ये सवाल नहीं पूछते, तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, पुनः मूल्यांकन खाते का दूसरा नाम क्या है? तो पुनः मूल्यांकन खाते का दूसरा नाम लाभ हानि समायोजन खाता है। पुनः मूल्यांकन को दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो पुनः मूल्यांकन खाते का दूसरा नाम लाभ हानि समायोजन खाता है। पुनः मूल्यांकन खाते का दूसरा नाम क्या है? लाभ हानि समायोजन खाता है। उसको दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो लाभ हानि समायोजन खाते के नाम से हम जानते हैं, जो एक उपज खर्च प्रकार का खाता है। यानी एक तरफ खर्च यानी नुकसान दर्शाया जाएगा, दूसरी तरफ उपज और लाभ दर्शाया जाएगा। तो पुनः मूल्यांकन खाता का दूसरा नाम क्या है? लाभ हानि समायोजन खाता है। तो ये पेज नंबर 17 पे जो इतना डीप में दिया हुआ था वो इतने आसानी से आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब पेज नंबर 118 और 19 पर पुनः मूल्यांकन संबंधित आवश्यक 8 प्रविष्टियां दी गई हैं। कितनी प्रविष्टियां? 8, जो आपको याद करने में समय भी लगेगा और मुश्किल भी लगेगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैंने 4 प्रविष्टियाँ लिखी है और चारों को समझाने के बाद एक तरीका बताऊंगा याद करने का, जिससे आप तुरंत याद कर लेंगे। और फिर हम पुनः मूल्यांकन खाते के नमूना को इसी रोजनामचा की दृष्टि से समझेंगे, उसकी खतौनी करेंगे। बाकी नमूना तो जैसे नॉर्मल खाते का नमूना होता है उसी तरह से विवरण रकम, तारीख का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। विवरण रकम, लेफ्ट वाला साइड उधार और राइट वाला साइड जमा। लेकिन इसमें खतौनी कैसे करेंगे तो वो पहले हम रोजनामचा देख लेते हैं, फिर खतौनी देखेंगे। तो क्या लिखा हुआ है? पुनः मूल्यांकन खाते संबंधित आवश्यक प्रविष्टियां। तो 4 प्रविष्टियां, 4 रोजनामचा मैंने यहाँ पे लिखा है। पहला, जब संपत्ति की कीमत में वृद्धि हो तब, जब संपत्ति की कीमत में वृद्धि हो तब, यानी संपत्ति कीमत बढ़ जाए तब। क्या लिखा है रोजनामचा उसका? संपत्ति खाते उधार पुनः मूल्यांकन खाते का। संपत्ति कोष्टक में नाम खाते उधार पुनः मूल्यांकन खाते का, यानी जो भी संपत्ति का नाम दिया, जैसे जमीन की कीमत बढ़ गई है तो जमीन खाता उधार, मकान की कीमत अगर बढ़ गई है तो मकान खाता उधार, यंत्र की कीमत अगर बढ़ गई है तो यंत्र खाता उधार। यानी जिस भी संपत्ति की कीमत बढ़ गई है उसका खाता उधार और पुनः मूल्यांकन खाते जमा। इसलिए मैंने यहाँ कोष्टक में नाम लिखा है। अभी तो हमें नाम नहीं मालूम, लेकिन सवाल में तो हमें मालूम पड़ेगा ना भाई कौन सी संपत्ति बढ़ रही है। तो जो भी संपत्ति बढ़ रही होगी उसका नाम लिखना होगा, तब संपत्ति नहीं लिखना होगा। तो संपत्ति खाते उधार पुनः मूल्यांकन खाते का। दूसरा, ठीक उसका उल्टा, जब संपत्ति की कीमत में कमी हो तब। हाँ, ये भी देखना है कि संपत्ति की कीमत में जब वृद्धि हो रहा है तो जितना वृद्धि हो रहा है उतना ही हमें लिखना है। जैसे मान लीजिए कि मकान की कीमत पहले से 5 लाख है और अब उसकी बाजार कीमत 8 लाख हो गई, तो क्या हुआ? वृद्धि हुआ, फायदा हुआ। और फायदा हुआ तो क्या लिखेंगे? संपत्ति, यानी संपत्ति का नाम क्या था? मकान खाता उधार पुनः मूल्यांकन खाते का। लेकिन 5 लाख लिखेंगे कि 8 लाख लिखेंगे? तो ना 5 लाख लिखेंगे ना 8 लाख लिखेंगे, 3 लाख लिखेंगे, क्योंकि लाभ कितने का हुआ है, वृद्धि कितने का हुआ है? 3 लाख का हुआ है। तो जितने का वृद्धि या जितने का कमी होगा उतनी रकम से ही लिखा जाएगा, उसकी मूल कीमत से या बाजार कीमत से नहीं लिखा जाएगा। 5 लाख कीमत थी और उसकी कीमत बढ़कर 8 लाख हो गई है, तो अंतर की रकम यानी वृद्धि कितने का हुआ है? 3 लाख का, तो 3 लाख ही यहाँ पे लिखा जाएगा। तो उस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। संपत्ति की कीमत में कमी हो तब पुनः मूल्यांकन खाता उधार और संपत्ति जो भी उसका नाम है उसके खाते का, यानी उसके खाते जमा। जैसे यंत्र की कीमत में 4 लाख से घटकर वो 2.5 लाख हो गया, यानी 2,50,000 हो गया, 1.5 लाख की कमी हुई है, तो क्या लिखेंगे? पुनः मूल्यांकन खाता उधार यंत्र खाते का 1,50,000, 1,50,000। न 4 लाख लिखेंगे न 2,50,000 लिखेंगे, जितने की कमी हुई है उतना ही लिखेंगे। तीसरा है, जब दायित्व की कीमत में वृद्धि हो तब, जब दायित्व की कीमत में वृद्धि हो तब, जब दायित्व की कीमत में वृद्धि हो तब पुनः मूल्यांकन खाता उधार और दायित्व जो भी उसका नाम होगा उसके खाते का, यानी उसके खाते जमा। जैसे चुकाना बाकी खर्च का 2,000 लेखा करना बाकी है, तो चुकाना बाकी खर्च हमारे लिए क्या है? दायित्व है। तो पुनः मूल्यांकन खाता उधार चुकाना बाकी खर्च खाते का। या बैंक ओवरड्राफ्ट का 2,000 ब्याज चुकाना बाकी है, तो पुनः मूल्यांकन खाता उधार बैंक ओवरड्राफ्ट का ब्याज खाते का या BOD का ब्याज खाते का, इस तरह से।
ये जो सही का निशान किया है वो रकम के रूप में किया है। अभी हमारे पास रकम नहीं है तो मैंने सही के निशान का उपयोग किया है। उसके बाद चौथा और आखिरी, मेरे हिसाब से इतना आपके लिए इनफ है। चौथा और आखिरी, जब दायित्व की कीमत में कमी हो तब, तो जब दायित्व की कीमत में कमी हो तो दायित्व जो भी उसका नाम है उसका खाता उधार और पुनः मूल्यांकन खाते का। जैसे कि लेनदार को 5,000 नहीं चुकाना है तो लेनदार क्या है, दायित्व अगर नहीं चुकाना है मतलब उसमें कमी हो गई है तो हमें फ़ायदा हुआ है, तो दायित्व यानी नाम क्या है, लेनदार, तो लेनदार खाता उधार पुनः मूल्यांकन खाते का 5,000। अब इस 4 रोजनामचा को ध्यान से देखिए दोस्तों एक बार आप, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको, ध्यान से थोड़ा कम भी देखेंगे तो भी आपको ध्यान में आएगा। क्या ध्यान में आएगा कि हर रोजनामचा में पुनः मूल्यांकन खाते का नाम आया ही है, चाहे उधार में आया हो चाहे जमा में आया हो, हर रोजनामचा में आपको पुनः मूल्यांकन का नाम दिखाई देगा ही। तो इसके लिए सिर्फ आप एक नोट याद कर लेंगे ना दोस्तों, तो आपको ये चारों रोजनामचा तुरंत याद हो जाएगा। क्या नोट याद करना है, तो आपको नोट ये याद करना है कि यदि नुकसान हो, आपको ऐसा लग रहा है कि नुकसान हो रहा है या हानि हो रहा है, तो पुनः मूल्यांकन खाते उधार। और ठीक इसका उल्टा, यदि आपको लग रहा है कि लाभ हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो पुनः मूल्यांकन क्या होगा, जमा होगा। पुनः मूल्यांकन खाते क्या होगा, जमा होगा। बस इस नोट को अगर आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो आपको ये चारों रोजनामचा तुरंत याद हो जाएगा। मैं अभी समझाता हूँ कैसे। क्या याद करना है कि यदि नुकसान हो तो पुनः मूल्यांकन उधार, और यदि आपको लगता है कि मुझे लाभ या फायदा हुआ है तो पुनः मूल्यांकन जमा। और अगर दो में से एक आपको पता होगा तो दूसरा तो अपने आप पता होगा। जैसे कि अगर मैं सिक्का उछालूं और बोलूं कि हेड नहीं आया है, तो आप पूछोगे क्या नहीं आया, क्या आया है, आप समझ जाओगे कि हेड नहीं आया तो सर टेल आया होगा। ठीक उसी तरह से अगर आपको उधार जमा में से एक अगर पता होगा कि पुनः मूल्यांकन उधार होगा तो दूसरा वाला जो होगा वो जमा होगा। अगर आपको पता है कि पुनः मूल्यांकन जमा होगा तो दूसरा वाला जो होगा वो उधार होगा। तो ठीक उसी तरह से आपको क्या पहचानना है, नोट क्या लिखवाया मैंने कि अगर आपको लगता है कि हमें नुकसान हुआ है तो पुनः मूल्यांकन उधार, और हमें फायदा या लाभ हुआ है तो पुनः मूल्यांकन जमा। तो जैसे पहला वाला, संपत्ति की कीमत में वृद्धि हो। अब आप ही बताइए कि हमारी अगर संपत्ति बढ़ जाए, वृद्धि हो, तो हमें क्या होगा, लाभ होगा कि नुकसान होगा? यस, क्या होगा, लाभ होगा। वेरी गुड, क्या होगा, लाभ होगा। और लाभ होगा तो क्या होगा, पुनः मूल्यांकन क्या होगा, जमा होगा। तो पुनः मूल्यांकन जमा होगा तो क्या उधार होगा, तो किसमें लाभ हुआ, तो मान लीजिए कि मकान में लाभ हुआ है तो मकान खाता उधार, जमीन में लाभ हुआ है तो जमीन खाता उधार। सिर्फ हमें इतना पता है कि लाभ हुआ तो पुनः मूल्यांकन जमा होगा, तो जिसमें भी लाभ हुआ है उसका खाता क्या होगा, उधार। मकान में हुआ तो मकान खाता उधार, पुनः मूल्यांकन खाते का। जमीन में लाभ हुआ तो जमीन खाता उधार, पुनः मूल्यांकन खाते का। नेक्स्ट, जब संपत्ति की कीमत में कमी हो। अब आप सोच के देखिए, संपत्ति की कीमत कम हो जाए, आपका मान लीजिए यंत्र, आपकी संपत्ति है 4 लाख से घटकर 2,50,000 हो गया, 1.5 लाख की उसमें कमी हो गई, तो आपको क्या हुआ, नुकसान हुआ। और नुकसान हुआ तो पुनः मूल्यांकन क्या होगा, उधार होगा। और अगर पुनः मूल्यांकन उधार हुआ तो किसमें नुकसान हुआ था आपको, यंत्र में, तो पुनः मूल्यांकन खाता उधार हुआ है, तो क्लियर है। तो यंत्र खाते का पुनः मूल्यांकन खाता उधार, यंत्र खाते का 1,50,000, 1,50,000। दायित्व की कीमत में वृद्धि हो, कोई दायित्व बढ़ जाए, दायित्व अगर बढ़ेगा, कर्ज आपके ऊपर बढ़ गया है तो आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा, तो नुकसान होगा। तो नुकसान होगा तो पुनः मूल्यांकन खाता उधार, और जो भी जैसे चुकाना बाकी खर्च का बढ़ गया तो पुनः मूल्यांकन खाता उधार, चुकाना बाकी खर्च खाते का। दायित्व की कीमत में कमी हो, अगर आपका कर्ज कम हो जाए तो आपको क्या होगा, लाभ होगा, फायदा होगा। लाभ होगा तो पुनः मूल्यांकन जमा होगा। तो जो भी दायित्व कम होगा, जैसे लेनदार को 10% नहीं चुकाना है, यदि लेनदार को 5,000 नहीं चुकाना है तो फायदा तो पुनः मूल्यांकन जमा। तो किसको नहीं चुकाना है, तो लेनदार को, तो लेनदार खाता उधार, क्योंकि पुनः मूल्यांकन जमा हो रहा है तो लेनदार क्या होगा, उधार। तो लेनदार खाता उधार, पुनः मूल्यांकन खाते जमा। तो इस तरह से उम्मीद करता हूं कि आपको ये चारों रोजनामचा अच्छी तरह से याद हो गया होगा। अगर याद हो गया होगा, समझ में आया होगा, तो आप यस सर समझ में आ गया ऐसा ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जिससे हमें भी प्रोत्साहन मिले, हमें भी अच्छा लगे। अब इसी की खतौनी भी कर सकते हो यहाँ पे, या तो फिर ये जो नोट लिखवा है उसके हिसाब से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। जिसमें फ़ायदा हुआ है वो सब जमा में, जिसमें नुकसान हुआ है वो सब उधार में, ऐसे भी आप लिख सकते हो। नहीं तो फिर खतौनी भी कर सकते हो, संपत्ति खाते उधार, पुनः मूल्यांकन खाते का। तो खतौनी कैसे करते हैं, तो पुनः मूल्यांकन के जमा में जाएंगे, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, संपत्ति खाते, संपत्ति खाते। अब याद रहेगा कि ये 1 नंबर वाला है, इसलिए मैं 1 नंबर लिख दे रहा हूँ, 1 नंबर की खतौनी। दूसरे में क्या लिखा है, पुनः मूल्यांकन खाता उधार, संपत्ति खाते का, तो पुनः मूल्यांकन खाता उधार लिखा है तो पुनः मूल्यांकन खाते के उधार में जाएंगे और संपत्ति खाते लिखेंगे। ये जो संपत्ति है वृद्धि वाला है, लाभ वाला है, इसलिए जमा में है, ये उधार वाला है, इसलिए नंबर डाल रहा हूँ जिससे आपको ख्याल रहे।
इस तरह से खतौनी भी कर सकते हैं, और खतौनी नहीं करना डायरेक्ट करना है डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जिसमें फ़ायदा हुआ है वो जमा में, और जिसमें उधार हुआ नुकसान हुआ है वो उधार में। तीसरा, पुनः मूल्यांकन खाता उधार दायित्व खाते का, तो पुनः मूल्यांकन खाते के उधार में जाएंगे और दायित्व लिखेंगे। जो भी दायित्व का नाम होगा सबका यहाँ पे भी नाम लिखना है। अभी नाम नहीं मालूम है इसलिए डायरेक्ट दायित्व और संपत्ति लिख रहे हैं। बाकी अगर मकान तो मकान, यंत्र तो यंत्र, दायित्व में चुकाना बाकी खर्च तो चुकाना बाकी खर्च, जो भी जिसका नाम होगा वो नाम के साथ ही लिखना है। अभी नाम नहीं मालूम इसलिए संपत्ति और दायित्व लिख रहे हैं। अगला वाला दायित्व खाते उधार पुनः मूल्यांकन जमा, तो पुनः मूल्यांकन जमा में जाएंगे और दायित्व खाते। 4 नंबर, इसका भी नमूना आपको देखेंगे ना तो पीछे पेज नंबर 120 पर काफ़ी बड़ा दिया हुआ है, आधे पेज का जितना, और यहाँ पे 4-5 लाइन में आप समझ गए। अब पुनः मूल्यांकन खाता बंद करेंगे तो जैसे नॉर्मली कोई भी खाता बंद करते हैं, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, तो उससे हमें जैसे लाभ या हानि मिलता है वैसे यहाँ पे भी अगर जमा का योग ज़्यादा आया तो वही योग हम कहाँ लिखेंगे, उधार में लिखेंगे। और उधार वाले में से जो खर्च या नुकसान हुआ है उसको घटाने के बाद यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा, जो साझेदारों के कहाँ ले जाएंगे, पूंजी खाते। साझेदारों के पूंजी खाते ले जाएंगे, कौन से अनुपात में, उनके पुराने अनुपात में बांटकर उनके पूंजी खाते ले जाएंगे। और बाई चांस अगर उधार का ज़्यादा आया तो यही टोटल यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पे जो हानि आएगा, दोनों नहीं आएगा, अभी तो मैं नमूना है इसलिए मैंने दोनों लिख रहा हूँ, बाकी एक ही सवाल में लाभ भी हो और हानि भी हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं दोनों चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर जमा का योग ज़्यादा आएगा तो वही टोटल हम यहाँ पे भी लिखेंगे। उधार में क्या आएगा, लाभ, जो हम साझेदारों के पूंजी खाते ले जाएंगे पुराने प्रमाण में बांटकर। पुराने प्रमाण में याद रखिएगा, दोनों प्रमाण दिया होता है, पुराना और नया, लेकिन हमें कौन से प्रमाण में बांटना है, पुराने प्रमाण में। और अगर हानि हुआ, इस तरफ का ज़्यादा हुआ तो इधर लिखेंगे, और यहाँ पे हानि तो ये भी पूंजी खाते ले जाएंगे साझेदारों के पुराने प्रमाण में बांटकर। ठीक है, यहाँ पे जो भी साझेदार होंगे उनको बांटकर यहाँ पे ले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से पुनः मूल्यांकन खाता हो गया। तो आज के इस वीडियो में थियरी का पूरा टॉपिक, त्याग का प्रमाण और लाभ के प्रमाण के बीच अंतर, पुनः मूल्यांकन खाते का अर्थ या उस पर टिप्पणी, पुनः मूल्यांकन खाते को दूसरे किस नाम से जानते हैं, पुनः मूल्यांकन संबंधित आवश्यक प्रविष्टियाँ, उस आवश्यक प्रविष्टियों को याद रखने का नोट, और पुनः मूल्यांकन खाते का नमूना, ये पूरा मैंने आज की वीडियो में समझाया है। दोस्तों ये जो टॉपिक है ये चैप्टर नंबर 5 और 6 जो दो बड़े चैप्टर है जिसमें से 8-8 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, उस चैप्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में तो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, लेकिन उस चैप्टर में पुनः मूल्यांकन खाता हर सवाल में सीखना है। तो इसलिए हम इस चैप्टर में भी कुछ सवालों को मैं आपको, इससे संबंधित कुछ सवालों को आपको सिखाऊंगा, जिससे कि आप इस टॉपिक को, इस खाते को अच्छी तरह से सीख सकें। तो अगले वीडियो में मैं आपको उदाहरण नंबर 7 जो पुनः मूल्यांकन खाते से जुड़ा हुआ है वो सिखाऊंगा। उसके बाद उसके अगले वीडियो में स्वाध्याय के 1-2 प्रश्नों को हल करवाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।